नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब जम्मू कश्मीर और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के महू तक पहुंच गई है। इस मामले में एनआईए ने कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन सैयद और मौलवी इरफान अहमद बांगे को आज एनआईए ने रिमांड पर लिया। इन चारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब एनआईए ने इन चारों को गिरफ्तार करके स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 10 दिन के लिए एनआईए की कस्टडी में दे दिया है। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे पहले ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i-20 कार के मालिक आमिर राशिद अली को पकड़ा था। इसके बाद एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के करीबी जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया और अब एनआईए इन सभी 6 लोगों से पूछताछ करके इस पूरे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दहशतगर्द डॉक्टर गैंग का अड्डा बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के करीब 200 डॉक्टर्स और कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़कर चले गए हैं। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अल फलाह ग्रुप के मालिक जवाद सिद्दीकी के कारनामे भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जवाद सिद्दीकी पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है। जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चल रही जांच में एक नए घोटाले का पता चला। आरोप है कि सिद्दीकी ने फर्जीवाड़ा करके साउथ दिल्ली में 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया। जिन लोगों की मौत 53 साल पहले 1972 में हो गई थी, उनके फर्जी दस्तखत बनाकर 2004 में उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। जवाद अहमद सिद्दीकी पर जिस जमीन को कब्जा करने का आरोप है, वो जमीन साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर, तुगलकाबाद और तेखंड में रहने वालों की है। खसरा नंबर 792 में दर्ज इस एग्रीकल्चरल लैंड का मालिकाना हक अब जवाद सिद्दीकी के पास है। यहां पर अल फलाह ट्रस्ट की गाड़ियां खड़ी होती हैं। इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वालों ने जवाद अहमद सिद्दीकी और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है। मामला कोर्ट में है। आरोप है कि जवाद अहमद और उसके ट्रस्ट ने मदनपुर खादर के रहने वाले लोगों के फर्जी दस्तखत और अंगूठे की मदद से यह जमीन हथियाई। ऐसे लोग जिनकी मौत कई बरस पहले हो चुकी है और अब जमीन उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के मेंबर्स के नाम से दर्ज है। लेकिन जवाद सिद्दीकी ने इलाके के कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीन के असली मालिकों के फर्जी दस्तखत करे, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई और फिर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। यह फर्जीवाड़ा 25-30 लोगों के नाम से किया गया। इनमें कई तो ऐसे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी मौत 50 साल पहले हो चुकी है। ये जो मैं आपको पहले पीछे तस्वीरें दिखा दूं, ये मदनपुर खादर का इलाका है जो कि कालंदी कुंज से बेहद बॉर्डर पर ये इलाका पड़ता है और अल फलाह यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से दीवार पर छपा हुआ है। और ये जो गेट है, ये बताया जा रहा है कि जावेद अहमद सिद्दीकी की अलग अलग शेल कंपनियां थीं, उसमें से ही एक तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से ये यहाँ पर जगह बनी हुई थी। और ये जो आप काले रंग का दरवाजा देख रहे हैं, इस दरवाजे पर भी पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। ये आप देखेंगे, देखिए अभी भी अगर हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें तो ताजा ताजा ये हटाया गया है, आगे फाउंडेशन लिखा हुआ है। तो ये जावेद अहमद सिद्दीकी के नाम से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक दफ्तर यहाँ पर चला करता था, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से। अंदर की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ पुरानी तस्वीरें 2015 की निकलकर सामने आई हैं, जिसमें यह पता लगता है कि यहाँ पर कॉलेज की बसें जो हैं वो यहाँ पर अक्सर खड़ा हुआ करती थीं। और जांच में ये बात निकलकर सामने आई है, कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि 30 लोगों के फर्जी साइन करवाकर ये प्रॉपर्टी हड़पी गई है। और इसके साथ ही ये भी पता लगा है कि इलाके के अलग अलग लोग हैं जो कि अभी कोर्ट के अंदर जिनका केस चल रहा है। कुलदीप सिंह बिधूड़ी हैं, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी है खसरा नंबर 792। और ये बताया जा रहा है कि 2015 में तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे इसकी रजिस्ट्री हो गई थी। और असल में ये बताया जाता है कि नत्थू सिंह नाम के शख्स की जमीन थी, जिनका 1972 में उनकी मौत हो गई थी। और आरोप है कि साल 2004 में नकली जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और 2004 की जीपीए से 2013-14 में तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे रजिस्ट्री करा दी गई। और जावेद अहमद सिद्दीकी इस फाउंडेशन का चेयरमैन है। साथ ही ये भी पता लगा, जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, ऐसे कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की, 25 से ऐसे 30 लोग हैं जिनके नाम पर 2004 में नकली जीपीए बनाई और 2004 से पहले इन लोगों की मौत हो चुकी थी। और ये आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर करवा के इस जमीन को हड़पा गया।
हमारे संवाददाता अभय पराशर ने इस मामले की डिटेल में पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें पता चली। मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 में करीब 9.5 बीघा एग्रीकल्चरल लैंड है, जो पहले नत्थू सिंह, हरबंस सिंह और शिवदयाल ऐसे करीब 25-30 लोगों के नाम थी। नत्थू सिंह की मृत्यु 1972 में हो गई, हरबंस सिंह का निधन 1991 में हो गया और शिवदयाल 1998 में गुजर गए। लेकिन 7 जनवरी 2004 को खसरा नंबर 792 की 5.5 बीघा जमीन का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विनोद बिधूड़ी के नाम कर दिया गया। मतलब इस पुश्तैनी जमीन की खरीद फरोख्त का अधिकार असली मालिकों की बजाय विनोद बिधूड़ी के पास आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी साल 2013 में 9 साल पहले बैक डेट में बनाई गई। इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए विनोद बिधूड़ी ने 2013 में इस 5.5 बीघा जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी को 75 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि इसका बाजार का भाव करोड़ों रुपए में है। 2015 में नत्थू सिंह, हरबंस सिंह, शिवदयाल के असली वारिसों को इस सौदे की खबर लगी तो उन्होंने इसमें शामिल जवाद सिद्दीकी, प्रॉपर्टी डीलर ओम सैनी और विनोद बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कराया। हम 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों की जमीन है, हमारे 5 की जाली सिग्नेचर है। अच्छा, मतलब उसमें जब जिनकी डेथ हो गई उनके नाम पे 2004 में रजिस्ट्री हुई। हाँ जी। फिर 2004 से 2015 के बीच क्या हुआ? ये हमें नहीं पता, हमें तो 2015 की पता चली कि हमारे जाली सिग्नेचर है। जो जी सिद्दीकी जी हैं, उत्तरबिया फाउंडेशन है और इसमें श्रीओम विनोद जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, ये हमारे गांव के बंदे हैं। अच्छा, उनके गांव के बंदों ने ही आगे ये रजिस्ट्री कराई है, ये हमारे जाली सिग्नेचर करके हमें तो 2015 में पता चला। अच्छा, ये बताइए कि 2015 में आपको पता लगा। हाँ जी। शुरुआत में पहले ये जमीन किसकी थी? कोई नत्थू जी बताते हैं ये सारी जमीन उनकी थी? नहीं, ये वो भी इसमें शेयर होल्डर है। नत्थू जी गुजर गए हैं 72 में, उनके ये पड़पोते हैं। अच्छा। और जमीन उनके नाम से, जबकि जमीन 2000 में इनके नाम पड़पोते के नाम चढ़ चुकी है। 2000 में? हाँ जी। और उन्होंने 2004 में इसकी जो है रजिस्ट्री कराई है और कराई है नत्थू जी, जो 72 में गुजर चुके हैं। ऐसे इसमें कम से कम 20 या 30 लोग हैं जो गुजर चुके हैं 2000 से पहले। अच्छा। और जिनके उसमें साइन और अंगूठे लगे हुए हैं। मतलब जो जिन लोगों की डेथ हो गई 2000 से पहले, जिसमें नत्थू जी भी थे और कुछ बाकी 25 से 30 लोग, 25 से 30 उनके मरने के बाद उनके नाम से रजिस्ट्री हुई 2004 में। हाँ जी, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई 2004 में। फिर ये इनके बंदे आते भी हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि भाई, हमने बोला भाई हमारी जमीन है, तुमने कैसे कि आप जो वो पैसे ले लो आप। मैंने कहा भाई जाली सिग्नेचर है, आप कैसे रजिस्ट्री करा लोगे? क्योंकि आप पैसे लेने तो बोलिए, और वो भी अपने अनुसार, नहीं तो जमीन तो आपको मिलनी नहीं है। इस मामले को सबसे पहले नत्थू सिंह के पोते कुलदीप बिधूड़ी ने उस वक्त उठाया था जब जवाद सिद्दीकी के लोगों ने यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अब ये लोग यहां पर कॉलेज खोलने की तैयारी में थे। कुलदीप बिधूड़ी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर अनजान लोगों को कंस्ट्रक्शन कराते देखा तो ऐतराज किया। फिर कुछ पैसे देकर उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाया भी गया। और जब कुलदीप बिधूड़ी नहीं माने तो जवाद सिद्दीकी ने पुलिस प्रशासन की मदद ली। हालांकि कुलदीप बिधूड़ी ने जवाद सिद्दीकी की ताकत के आगे हार नहीं मानी और वो अब भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने एक तो नकली जीपीए बनाई, जो 2004 की बनाई, बैक डेट की। उसमें 65 लोगों के इन्होंने सिग्नेचर किए। फ्रॉड है 65 के 65। मैंने लोगों से जानकारी जुटाई जी, आप लोगों ने ऐसे बेची, सबने मना किया जी, इस आधार पे ये सिग्नेचर हमारे नहीं है। फिर मैंने इसमें देखा रेवेन्यू के हिसाब से कि लगभग 30 लोग ऐसे थे कि जो 2004 से पहले मरे हुए हैं, उन्हों की जीपीए पे अंगूठा सिग्नेचर है। फिर इस जीपीए के आधार पे ही, मजे की बात है, रेवेन्यू से इन्होंने एनओसी ले ली। इस जीपीए के आधार पे जिस फ्लो में ये नाम लिखे हुए हैं ना, इसी फ्लो में रेवेन्यू ने इसी फ्लो में इन्हीं नामों की एनओसी दी है और उसी आधार पे इन्होंने फिर इस रजिस्ट्री को करा लिया, रजिस्ट्री करा दी। और जबकि रेवेन्यू में वो जमीन है, 3rd 4th जनरेशन के नाम रेवेन्यू में रिकॉर्ड है। रेवेन्यू में रिकॉर्ड आगे 3rd 4th जनरेशन का मिल रहा है और वो पुराने जो 1972 में उनके नाम से रजिस्ट्री हो गई, तो ये रिकॉर्ड मैच कैसे करेगा? मैंने माननीय कोर्ट में गया था, मैंने इनके खिलाफ में एक सूट फाइल किया, सिविल सूट, कि जी मेरी जो इसमें ज़मीन है, मैं किसान हूँ, इन्होंने गलत रजिस्ट्री कराई है और इसमें गलत लोगों के सिग्नेचर किए हैं और मरे हुए लोगों के किए हैं और इसमें हमारी प्रॉपर्टी का भी डिवाइडेशन नहीं हुआ, इस रजिस्ट्री को कैंसिल की जाए। 2015 में भी एक FIR हुई थी इनके खिलाफ। हमारे दादाजी लगते थे नत्थू सिंह,
उनके वारिसों ने की थी, उनमें से एक वारिस ने की थी, और उनके नथु सिंह के आज वारिस कम से कम 25 हैं। उनको पता ही नहीं है हमारी जमीन बिक गई है, क्या हो गया क्या नहीं है। करोड़ों की जमीन के घोटाले में एक बड़ा किरदार है विनोद विधूड़ी का, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यह जमीन जवाद सिद्दीकी को बेची थी। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने विनोद विधूड़ी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कैमरे पर आकर आने से इनकार कर दिया, लेकिन फोन पर बातचीत में खुद को बिल्कुल पाक साफ बताया और सारे इल्जाम को बेबुनियाद बताया। विनोद विधूड़ी ने कहा कि डील बिल्कुल ठीक है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। सर जमीन का कोई विवाद नहीं, मैंने भी किसी और डीलर से खरीदी थी और इनको बेच दी थी, बस मेरा और कोई रोल नहीं था सर। जावेद सिद्दीकी को अब ये मैं नहीं जानता वो कौन थे कौन नहीं थे, बस ये जानता हूँ कि भाई वो कोई तरबिया फाउंडेशन थी, बस उनको आपने बेच दी थी बस, और कोई इसमें ना कोई रोल नहीं है, ना कुछ कोई झगड़ा था ना कुछ था इसमें। तो जो आपने जमीन खरीदी, जो ये लोग कह रहे हैं या जो कि इनके मरे हुए दादा वगैरह के 25-30 लोगों के पुराने साइन नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, सब बेकार की बात है। ये तो एक इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। उससे पहले हाई कोर्ट से इन्होंने पहले भी केस डाला था, वहां से भी कोएस हुआ ऑर्डर है, सब कुछ हुआ ऑर्डर सर। अच्छा, तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, कुछ FIR वगैरह भी करवाई हुई है? हाँ वो मामला कोर्ट में 2016 से शायद चल रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ। तो उसमें आप भी वो हैं, मतलब पार्टी? हाँ पार्टी तो देखो, जो इन्होंने जो लगाया तो पार्टी तो हमें भी बना रखा है सर। ये केस इन्होंने डाला था और हाई कोर्ट से ये कोएस भी हो चुकी है, मतलब FIR खत्म भी हो चुकी है हाई कोर्ट से। वो कुछ किसी 1-2 लोगों ने वापस लिया था ना सर, ये इसमें मोस्टली यही लोग थे। अब ये तो दोबारा केस डाल रहे हैं, दोबारा केस डाल रहे हैं, ऐसा सर कुछ नहीं है, प्लीज। अब इस सबके बीच अल फलाह के संस्थापक जवाद सिद्दीकी के खिलाफ एक और एक्शन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के महू में जवाद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को गिराने का नोटिस जारी हो गया है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड का आरोप है कि जवाद सिद्दीकी के इस पुश्तैनी घर में काफी अवैध निर्माण किया गया है, इसलिए इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कैंट बोर्ड की तरफ से जवाद सिद्दीकी के परिवार को नोटिस जारी किया गया है। महू का यह मकान जवाद सिद्दीकी के पिता हमाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। 2021 में जवाद सिद्दीकी ने अपने और परिवार के दूसरे मेंबर्स का नाम चढ़ाने की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी उनका नाम चढ़ा नहीं है। महू कैंट बोर्ड के CEO विकास बिश्नोई ने बताया कि जावेद सिद्दीकी के इस मकान का अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पहले भी 2 बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाद और उनकी फैमिली ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा। अब अगर अगले 3 दिनों में वो नए नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। ये मुकरी महल्ले का एक मकान है, लगभग जो 858 स्क्वायर फीट का मकान है, और ये जवाद के पिता के नाम से, हमाद अहमद सिद्दीकी है, उन्हीं के नाम से है, और जवाद ने इसमें नामांतरण के लिए अप्लाई कर रखा है सन 2021 से। सर इससे पहले कितनी बार नोटिस दे चुके हैं? मतलब इससे पहले नोटिस तो ज़्यादा बार, लेकिन मेन जो छावनी अधिनियम के तहत 3 बार नोटिस, जो मेन नोटिस है वो तो 96-97 में दिए गए थे। उसके बाद में इंटरमीडिएट नोटिस भी, और अभी फाइनल नोटिस दिया गया है इसको। सर कब तक की कार्रवाई होगी, कब से काउंट किया जा रहा है? अभी आज से 3 दिन है, एक बार तो उनको समय दिया है 3 दिन का, तो जैसे ये पूरा होता है तो उसके बाद इस पे आगे बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। जवाद ने कब ये सर अपने नाम करने के लिए जो है एप्लीकेशन उन्होंने 2021 में दिया। अपने जो हमाद की एक पत्नी और उनके अन्य 11 जो भाई बहन हैं, उनका जो हक त्याग के साथ उन्होंने अप्लाई किया। जवाद सिद्दीकी के पूरे साम्राज्य का एक सच सामने आ रहा है। 2 शख्स 30 साल पहले साइकिल पर घूमते थे, अब उस शख्स के पास 600 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया, उस यूनिवर्सिटी को 450 करोड़ का दान कहां से मिला? यह पैसा दान का है या फिर इसके सोर्स छुपाने के लिए इसे दान के तौर पर दिखाया गया? जवाद सिद्दीकी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कितना पैसा कहां कहां भेजा? क्या आतंकवादियों के नेटवर्क की फाइनेंशियल हेल्प की गई? जांच के इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और जैसे जैसे हकीकत सामने आएगी वैसे वैसे जवाद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात धीरे धीरे और खराब हो रहे हैं। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ खालिदा जिया की पार्टी और जमात के कट्टरपंथियों के बीच झड़पें हो रही हैं। राजधानी ढाका और पोर्ट सिटी चटगांव के अलावा
बांग्लादेश के कई दूसरे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल जुम्मे के दिन अवामी लीग ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक भी शेख हसीना को फांसी देने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने की तैयारी में हैं। उससे पहले ढाका में बहुत तनाव है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। हालात ऐसे हो गए कि ढाका के पुलिस चीफ ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है। इंडिया टीवी की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता शोएब रजा और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फरमान इस वक्त ढाका में है। शोएब, ढाका में उस काला बागान इलाके में गए जहां शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ था। 2 दिन पहले जब शेख हसीना के घर पर हमला हुआ था, उस वक्त इसी इलाके जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, राजधानी ढाका के काला बागान इलाके से ही भीड़ आई थी और यहां पर ही पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी और जो तस्वीरें हैं वो इन्हीं दुकानों की है जहां पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस जो है वो एक तरीके से अपनी जान बचाती नजर आ रही थी। पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को रोका जाए आगे बढ़ने से, लेकिन तमाम जो लोग हैं बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे यहां पर और इसी तरह से पूरे इलाके में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हिंसा यहां पर जबरदस्त तरीके से हुई थी। यही वो सड़क है जो लगातार जो हिंसा यहाँ पर 2 दिन पहले हुई थी उसकी गवाह है। हालांकि तमाम जो पत्थर है उनको यहाँ से साफ कर दिया गया है और पुलिस की जो सतर्कता है वो भी इलाके में नजर आ रही है। तमाम जो दुकानें हैं, क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कि बंद कर दी गई थी और जो ग्रीन रोड है यहाँ का, यहाँ से भी लगातार जो भीड़ है वो आती हुई नजर आ रही थी। और पूरी तरीके से कहा जाए तो कल भी चूंकि जुमे का दिन है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि कहीं जुमे की नमाज के बाद फिर से इस तरह के प्रदर्शन बांग्लादेश में ना हो। इस तरह के जो इनपुट है वो पुलिस के पास है। हालांकि कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो हो सकता है कि फिर से सड़कों पर उतर जाए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने से बांग्लादेश में उनके समर्थक बहुत निराश हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग को डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया था। अवामी लीग की स्टूडेंट यूनियन छात्र लीग के आयोजनों में जाने वालों को पुलिस पकड़ कर सलाखों के पीछे भेज रही है। कोमिला में 15 साल का एक लड़का छात्र लीग के प्रोग्राम में चला गया। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसका सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले हिंदुओं पर हो रहा है। बांग्लादेश में अब सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं और वो भी दहशत में है क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदू शेख हसीना के समर्थक हैं। इसलिए कट्टरपंथियों के निशाने पर अब वही अल्पसंख्यक हिंदू समाज है। आज शोएब रजा जब ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे तो बांग्लादेशी हिंदू रूमा उन्हें मिली। उन्होंने कहा कि शेख हसीना उनके लिए मसीहा जैसी थी। उनके जाने के बाद बस नरेंद्र मोदी से ही कुछ उम्मीद है, वरना हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। हाँ। तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले? हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भागना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाती है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती थी हिंदुओं के लिए? बहुत अच्छी थी हिंदू के लिए। उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के लिए। कह रही है कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए माता समान थी। वो चली जाएगी, सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। आपको कष्ट हुआ? हाँ। सब हिंदू लोग तो शेख हसीना को वोट करते हैं। अब सब मोदी समझ नहीं आता। सब तो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी सपोर्ट करेगी तो बांग्लादेश के हिंदू जो है वो तो टिक पाएगी बांग्लादेश में, नहीं तो इंडिया पे जाना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश में हिंदू रहना बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश में टिक नहीं पाएगी।
बांग्लादेश की आवाम का एक तबका जमाते इस्लामी को सत्ता में देखना चाहता है और एक वर्ग को छात्रों की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में नई उम्मीद दिखती है। जब हमारे सहयोगी शोएब ने ढाका में कुछ और लोगों से बात की तो राय बटी हुई नजर आई। क्या वजह है इसकी कि ढाका में हर तरफ सिर्फ इन दो पार्टियों के पोस्टर हैं? मैंने आदमी तो सब पार्टी को देखा, जो बीएमपी को देखा है, जातीय पार्टी को देखा है, उसके बाद अमी लीग को भी देखा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम जमात को भी देख के वोट दे के देखें, ये इस्लामी पार्टी है, इसको वोट दे के देखें। जमात इस्लामी क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बदलाव कर सकती है? बदलाव कर इस्लामी पार्टी माने इसमें झूठ सच नहीं है, सच माने अच्छा दिन कायम करने का इस्लामी आंदोलन करता है, दिन कायम करने कि इस्लामी निजाम आ जाएगा यहाँ हाँ। बांग्लादेश में। जी जी। शेख हसीना से क्या मामला था, क्यों इतनी नाराजगी आप लोगों की? शेख हसीना इतना आदमी को मारा है, जो छापला चक्कर में मारा है, पिलखाना में मारा है, बहुत आदमी को मारा है। कहते हैं कि भाई अच्छी सरकार चला रही थी, वो लोकतांत्रिक तरीके से कोटा लेके झमेला हुआ, तो आप लोग को पता ही है, कोटा लेके हुआ है, वो बोला ये सब लेके झमेला हुआ। एनसीपी एक भूमिका আছে। सबसे अच्छी पार्टी इस समय अवामी जातीय पार्टी एनसीपी है। एनसीपी की एक अच्छी भूमिका दिख रही है। जमाते इस्लामी हो या फिर खालिदा जिया की पार्टी, दोनों की हमें जरूरत नहीं है, हमें एनसीपी ही चाहिए। उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, कोई दाग नहीं है। जमाते इस्लामी अच्छी नहीं है, बेस्ट एनसीपी है। जमात तो खालिदा जिया के साथ रही थी, एक बार अवामी लीग तो दूसरी बार खालिदा जिया आती थी। अब हमें एनसीपी को मौका देना है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो असल में सत्ता का संघर्ष है। पहले छात्र आंदोलन की आड़ में शेख हसीना का तख्ता पलट कराया गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि खालिदा जिया के बजाय मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान मिल गई। अब मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव है। यूनुस की अंडरस्टैंडिंग कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ है। मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन यूनुस बिल्कुल नहीं चाहते कि खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आए और इसके लिए एक बार फिर शेख हसीना को मोहरा बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस जानते थे कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने से लोग सड़कों पर उतरेंगे, माहौल खराब होगा, फिर या तो चुनाव टालने पड़ेंगे और अगर मजबूरी में इलेक्शन कराना भी पड़ा तो पूरे देश में टेंशन का नुकसान खालिदा जिया की पार्टी को होगा और जमाते इस्लामी के लिए सत्ता में आने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की एक सोची समझी चाल है। बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं और हमारे देश में बांग्लादेश से आए घुसपैठिए परेशान हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर बांधकर बॉर्डर पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि इन घुसपैठियों में कुछ ने तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा लिए थे, कुछ ने वोट भी डाला था, लेकिन अब चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो वापस बांग्लादेश भागने की जुगाड़ में लगे हैं। सरहद की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, घुसपैठियों की बात भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग का दावा क्या है। दावा है कि एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म्स मतदाताओं के घर तक पहुंचा दिए गए हैं। गोवा और लक्षद्वीप में 100% फॉर्म वोटरों के घर तक पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि बंगाल में 99.7% घरों में वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म्स दिए जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तेजी को अनप्लान्ड और खतरनाक बताया है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस को तुरंत रोकने की मांग की है। ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में ममता ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ममता ने कहा कि एसआईआर की वजह से सरकारी कर्मचारी प्रेशर में हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, बिना प्लानिंग, बिना ट्रेनिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह प्रक्रिया कमजोर हो गई है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने और पूरी तैयारी के साथ ही इसे फिर से शुरू करने की अपील की है। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बीजेपी ने तुरंत ऐतराज जता दिया। जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी चिट्ठी भेज दी। उन्होंने लिखा कि अपने घुसपैठिया वोट बैंक को बचाने के लिए ममता का ये कैलकुलेटेड मूव है, इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर का प्रोसेस जारी रखना चाहिए। इसके बाद सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। एसआईआर की वजह से किसी दूसरे राज्य से किसी की मौत की खबर क्यों नहीं आई? सिर्फ बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है?
सुकांत मजूमदार ने कहा कि हकीकत तो यह है कि एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं और यह ममता का वोट बैंक है, इसीलिए उन्हें एसआईआर बुरा लग रहा है। शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। जब एसआईआर चालू हुआ तो धीरे धीरे ऐसे घटनाएं घटने लगी, बहुत सारे कॉलोनीज खाली होने लगे। कल लोगों को पता चला, कल क्या लास्ट 48 आवर्स से चल रहा है कि बशीरहाट में 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं। तो आज मैं ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूं, जो लोग वापस जा रहे हैं वो बंगाली है कि बांग्लादेशी है? तो ममता बनर्जी का पूरा जो दर्द है, ये दर्द क्या सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है? अगर एसआईआर को लंबा किया जाता है तो स्वाभाविक है इलेक्शन ड्यू डेट के अंदर नहीं होगा, तो ममता बनर्जी की सरकार की टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से वो राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्यपाल के हाथ में बागडोर रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन के तहत पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव होता है एसआईआर को एक्सटेंड करने के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बंगाल में किस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए नागरिक बनकर रह रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, इसका सबूत आज बीजेपी ने सामने रखा। अमित मालवीय ने आज एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बता रहा है कि वो किस तरह पिछले 20 साल से देश में रह रहा है। यहीं पर उसने शादी की, यहां उसके बच्चे हुए, पिता की जगह ससुर के नाम का इस्तेमाल करके उसने अपने सारे आई कार्ड बनवा लिए, बंगाल में पंचायत चुनावों में वोट तक डाला। 2003 में वोटर कार्ड बनवाया था, मुझे किडनैप करके भारत लाया गया था। जब मैं भारत आया तो बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, शायद 35 साल गुजर गए हैं। पहले हावड़ा के तोपसिया में रहता था, फिर आमाता और चरपुर में रहा। अब शादी करके मैं श्रीरामपुर के कुलगाछी में रहता हूँ। वोटर और आधार कार्ड मैंने अपने ससुर के नाम पर ही बनवाया है। मुझे एसआईआर का फॉर्म मिला है, मैंने उसमें पिता की जगह ससुर का नाम डालकर उसे भरा है। अब क्या होगा मुझे पता नहीं। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अगर मैं वापस गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? फैमिली में 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरी पत्नी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। 2003 के पंचायत चुनाव में मैंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त मैं काम के लिए राजस्थान में था। अगर उस समय मैं यहाँ होता तो मेरा नाम भी तब हुए एसआईआर में आ जाता। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार भी आजकल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर में सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए जमा हैं और ये लोग वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओंकार सरकार ने इन लोगों से बात की तो कोई हैरान करने वाली बातें पता चली। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसी एक बुजुर्ग महिला, इनका नाम है अनवरा बीबी। इन्होंने बताया कि उनके पास भारत का आधार कार्ड भी है और बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनवरा बीबी ने आधार कार्ड बनवाने के बाद इसी साल अक्टूबर में बांग्लादेश जाकर अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट रिन्यू भी करवा लिया और फिर भारत वापस भी लौट आई। एसआईआर में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवरा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाए ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। जब ओंकार सरकार ने इन अनवरा बीबी से आधार कार्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनवाने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, इनके पास तो भारत का कोई डॉक्यूमेंट था भी नहीं, सरकार के लोग इनके पास आए
सिर्फ इनका नाम पूछा, फोटो ली और कुछ दिनों के बाद आधार कार्ड इनके घर पर भिजवा दिया। अनवरा बीबी ने बताया कि वो 8 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई थी। इनका आधार कार्ड तो बन गया, लेकिन वोटर कार्ड नहीं है। इन्होंने कभी वोट डाला भी नहीं, लेकिन अब एसआईआर के चक्कर में इन्हें पकड़े जाने का डर था, इसलिए अब अपने देश जाना चाहती हैं। हम यहाँ पर 7-8 साल से हैं। भूख हमें यहाँ खींच लाई, रोजी रोटी के लिए आए थे, अब यहाँ पर सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ की सरकार ने मुझे आधार कार्ड दिया है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में रहती थी, वहीं पर सरकारी लोग आए, वो सरकारी लोग ही मेरा नाम लेकर गए और मेरा आधार कार्ड बना दिया, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं डाला। अनवरा बीबी की तरह न जाने कितने घुसपैठिए हैं और सैकड़ों उनमें से ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर ने हिंदी बोलना सीख लिया, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के कुछ दिनों तक तो कोलकाता में रहते हैं, लेकिन फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं काम करने के लिए। हकीमपुर में ओंकार को मेहंदी हसन नाम का एक लड़का मिला। मेहंदी हसन ने बताया कि 20 साल पहले मां बाप आंखों का इलाज कराने के लिए उसको बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत लाए थे और फिर इसके बाद पूरा परिवार हुगली में ही बस गया। मेहंदी हसन ने कहा कि वो बचपन से ही बांग्लादेश से भारत में आ गया था, इसलिए अब उसे बांग्लादेश के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन अब बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो उसे अपने मां बाप के साथ वापस अपने घर बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उस आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए इनलीगल तरीके से आए थे ना। अच्छा। तो इसकी वजह से हमको मौका नहीं मिला था जाने का, और 20 साल यहीं पे रुक गए। हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं काम कुछ नहीं करता था, बस यहाँ आकर गाना सीखा था। मैं जानता था अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जो दादाजी है उनका डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा पापा का बनाना पड़ता, जिसके लिए उनको जरूरत पड़ता। तो उनका तो था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली का 3 ही मेंबर थे, और मम्मी पापा और मैं। अच्छा। तो इसलिए कभी कोशिश किया नहीं। अभी मैंने जो गाना सीखा है उससे ही कुछ कोशिश करूंगा अगर कुछ हो सके तो। इसके अलावा पापा जो काम करते थे वही करेंगे। हैरानी की बात है कि हकीमपुर के में ओंकार को कुछ ऐसे घुसपैठी भी मिल गए जो तमिलनाडु में काम कर रहे थे। एसआईआर तमिलनाडु में भी चल रहा है, इसलिए तमिलनाडु में काम करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से भी भागकर बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। मोहम्मद सोहाग नाम का एक शख्स 3 साल पहले बिना पोल से बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुसा। अब मोहम्मद सोहाग बांग्लादेश के बारिशा का रहने वाला है। उसने बताया कि तमिलनाडु में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वहां काम करते हैं। उनके कहने पर ही वो भारत आया, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी, सीधे चेन्नई चला गया। अब एसआईआर के बाद उसे नौकरी देने वाले उससे आईडी का प्रूफ मांग रहे हैं। उसके पास कोई दस्तावेज है नहीं, इसलिए अब बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। बॉर्डर से आया था, तो जब आया था उस टाइम इतना कुछ नहीं था, मतलब उसमें मतलब नॉर्मल ही था। तो आया हूँ, यहाँ से हम लोग तमिलनाडु काम पे गया, टेलर किया हूँ। अभी कंपनी प्रूफ मांग रहा है, तो प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हूँ हम सरेंडर करने, हम लोग हमारे गांव में भेज दो। दोनों सरकार की हम लोग बोल रहा हूँ, जो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग गाँव भेज देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग आया तो उस टाइम पानी था, पानी से आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके मैं हम लोग ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए। ट्रेन पकड़ के कैसे गए? वो पहला जो आदमी लोग काम करता था, तो हम लोग फोन कांटेक्ट किया है जो उधर काम हो रहा है कि नहीं। तो वो बोल रहे काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाके काम किया हो। फिर चला गया, फिर तमिलनाडु जाके हेल्पर ही किया, हेल्पर करके थोड़ा ऑपरेटर करके फिर अभी दिक्कत हो रहा है, कंपनी मांग रहा है प्रूफ, तो नहीं हम लोग इधर का प्रूफ, तो इसलिए यहाँ पे आ गए। बांग्लादेशी घुसपैठिए ये बता रहे हैं कि उन्हें बंगाल में आसानी से काम मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, ज्यादा चेकिंग भी नहीं होती, भाषा रहन सहन एक जैसा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी यहां आसानी से बन जाते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इन सारी बातों को बीजेपी की स्क्रिप्ट कह रहे हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो सब प्लांटेड हैं,
एक कहानी लिखकर दी गई, वही पढ़ी जा रही है। कुणाल घोष ने कहा कि असली जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसे कैसे। बॉर्डर की सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो जेन्युइनली बोल रहे हैं या नहीं है, या कोई सजा के वहां पर भेज रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक पॉइंट है, वो जेन्युइन है या कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख दिया, ये देखना पड़ेगा। अभी 2-4 तस्वीर दिखा के क्या साबित करना चाहता है? अगर कोई यहाँ पर आए, बोला हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का है, थोड़ा मदद कर दीजिए, तो आपका क्या मालूम होगा वो क्या बांग्लादेश से आया है? वो जेन्युइन है या नहीं है, वो देखना तो बीएसएफ का काम है, आईबी का काम है। अगर कोई यहाँ पे किसी का मदद मांग रहा है तो पहले तो यही होगा, अगर यहाँ पर है तो जेन्युइन ही होगा, क्योंकि अगर वो जेन्युइन नहीं होता तो बीएसएफ घुसने क्यों दिया? पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बीएसएफ के ऊपर, वो लोग घुसा कैसे, क्या वहां कोई रैकेट चलता है? कुणाल घोष के इल्जामों का जवाब दिया बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने। निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार ने बंगाल की सरकार से जमीन एक्वायर करने के लिए कहा भी, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं ली, क्योंकि अगर बॉर्डर से घुसपैठ बंद हो जाएगी तो ममता के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। 2002 के बाद जो बॉर्डर विलेजेस है, 100 से ज़्यादा बॉर्डर से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ विधानसभा है, और ये सब विधानसभा में अगर हम लोग देखें तो लगभग 40% जो है वो वोट का वृद्धि हुआ है। अगर आप ये 20 साल में विचार करें तो कभी 40% का वृद्धि नहीं हो सकता। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और भारत बांग्लादेश की जो बंगाल से लगा हुआ सीमाना है उसमें 450 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिससे अवैध यानी कभी भी घुसपैठ हो सकता है। और इस लैंड एक्वायर करने के लिए केंद्र से बहुत बार मांग किया गया, फिर भी ये लैंड एक्वायर करके नहीं दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा ये एक्वायर नहीं किया गया, तो किस वजह से, किस उद्देश्य से आज पता चल रहा है। और बहुत सारा ऐसे वोटर है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस की पंचायत और प्रधान को कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर वो लोग अपना जो है फर्जी कागज बनाया है। और आज का डेट में जब एसआईआर हो रहा है तो दूध का पानी हो रहा है। बॉर्डर पर पहुंचे जिन घुसपैठियों की बात मैंने आपको अभी सुनवाई, उससे यह तो साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर भी बन जाते हैं, वोट भी डालते हैं। अब ये बातें उन लोगों के लिए जवाब हैं जो इस एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे बॉर्डर पर बांग्लादेश वापस लौटने वाले घुसपैठियों की जो भीड़ लगी हुई है, उसका क्रेडिट ममता बनर्जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि एसआईआर को लेकर खौफ का माहौल ममता नहीं बनाया। ममता बनर्जी ने इसको एनआरसी से जोड़ा, और उनकी बात सुनकर बांग्लादेश से आए इन घुसपैठियों को लगा कि एसआईआर के चक्कर में फंस गए, पकड़े गए तो फिर सीधे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, फिर हमारा डिपोर्टेशन होगा। अब इसमें कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर यह है कि चुपचाप अपने आप उसी रास्ते से वापस बांग्लादेश चले जाएं जिससे भारत में घुसे थे, लेकिन बॉर्डर पर फंस गए और अब खुद ब खुद अपनी सच्चाई बता रहे हैं। अब बात बिहार की। बिहार में आज नई सरकार बन गई। नीतीश सरकार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और इस ऐतिहासिक मौके को भव्य बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ लाखों लोग नीतीश कुमार के इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। आज मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, मतलब कुछ पद अभी खाली रखे गए हैं। मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा फेरबदल भी नहीं किया गया है। बीजेपी कोटे से पिछली बार की तरह इस बार भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं नीतीश कुमार ने विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे अपने भरोसेमंद मंत्रियों को रिपीट किया। 10 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आज जिन नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली, उनमें भाजपा की 14, जेडीयू के 8, चिराग पासवान की एलजेपी के 2, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता शामिल हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनवाया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई।
शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर जो भरोसा दिखाया है उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार पहले दिन से काम करेगी और जनता से किया हर वादा पूरा करेगी। बिहार के जनता की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। हर जाति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण समाज के नेताओं को जगह दी गई है। इसमें से 5 बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से मंत्री बने हैं। सबसे ज्यादा 12 मंत्री पद ओबीसी और ईबीसी समाज से आने वाले नेताओं को मिले हैं। दलित समुदाय के 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जबकि जेडीयू के मोहम्मद जमा खान इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अभी 9 जगह खाली हैं। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खाली पदों को भी जल्द भरने की बात कही है। नीतीश जी और सामंजस्य बना के चलते हैं कि कोई किसी का कोई प्रतिनिधित्व छूटे नहीं और सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। और अभी तो एक्सपेंशन होगा ही, तो एक्सपेंशन भी होगा। अच्छा, क्या वजह रही कि बीजेपी के मंत्रियों ने जितनी अधिक संख्या में शपथ ली, आप लोग के बहुत कम ऐसे हुए? क्या वजह क्या रही? नहीं, तो नेता का निर्णय है ना इसमें। अब उनके माइंड में क्या था ये तो उनका वो नेता का निर्णय है ना, नेता का निर्णय है। और हमको लगता है बहुत जल्द फिर और भी एक्सपेंशन होगा ही, जैसा उन्होंने बताया 1 आध महीने के बाद होगा ही। अच्छा, 1-2 महीने बाद माना जा रहा है जो बची हुई सीटें हैं वो भी भर ली जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और चुनौतियां जाहिर है बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं भी चुनाव में कर रखी हैं आप लोगों ने। नहीं, ठीक है। हमारा जो भी संकल्प है वो हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ वोट हम लोग करते हैं। वोट लेने के लिए जो संभव है उसी का ही हम लोग माननीय नेता हमारे करते हैं। जब उन्होंने हर घर बिजली कहा था तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। और 700 मेगावाट बिजली उस समय खपत होता। आज वही बिहार 8,800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन खर्च कर रहा है। नीतीश के शपथ ग्रहण में सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। मंत्रिमंडल में भी उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिनके नाम पहले से चर्चा में थे। लेकिन एक मंत्री के नाम ने सब कुछ चौंकाया। वो है दीपक प्रकाश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। दीपक कुशवाहा का नाम इसलिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि दीपक ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े, ना विधान परिषद के मेंबर हैं, मतलब ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। इन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर दीपक में प्रतिभा है, टैलेंटेड हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिले क्योंकि वो उनका बेटा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका बेटा मंत्री के तौर पर अच्छा काम करेगा। पहले से जब कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की और जॉब किया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां लाखों का पैकेज था उसको, वहां से छोड़कर इस्तीफा करके वह आया। और कोरोना के पहले ही, कोरोना के समय से राजनीति में उसकी रुचि, सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि होने लगी। और उसके बाद हमको लगा कि युवा है, इसको मौका मिलना चाहिए। कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र में अगर उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, काबिलियत है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से दीपक प्रकाश मंत्री बना है, परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो क्या एमएलसी बनेंगे? इसको लेकर शायद आपकी बात पहले भी हो गई थी। देखिए, पहला उदाहरण बिहार में नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना सदन में गए मंत्री बना हो। इसके पहले कई लोग बन चुके हैं, सदन में बिना गए हुए मंत्री बने हैं। और नेचुरल है कि सदन में नहीं है तो 6 महीना के अंदर तो किसी सदन में उसको जाना पड़ेगा, चला जाएगा। और विपक्ष जो आरोप आप पर लगा रहा है, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हम पहले ही पूछ लेते हैं। परिवारवाद का आरोप फिर आप पर भी लगे। देखिए, हम यह कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता का आकलन करते समय उसकी जात नहीं देखी जानी चाहिए, उसका परिवार नहीं देखा जाना चाहिए। उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है,
हाँ किसी खास परिवार का है कोई व्यक्ति और काबिलियत उसके अंदर न हो, योग्यता अंदर न हो, उसके अंदर नहीं हो और सिर्फ किसी के परिवार के होने के कारण राजनीति में आ जाए तो यह गलत है। लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है तो मौका मिलना चाहिए। एक और बेटे पर आज सबकी नजर थी और वो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक सार्वजनिक समारोहों से दूर रहने वाले निशांत कुमार की सक्रियता पिछले कुछ महीनों से बढ़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो दिखे और आज अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए निशांत गांधी मैदान में मौजूद थे। निशांत ने कहा कि उनके पिता ने 20 साल में बिहार में काफी काम किया है। अब मोदी अंकल की मदद से वो और भी तेजी से विकास के काम करेंगे। खुशी है, जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी, जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारी जनता को, की कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ। आज तेजस्वी यादव नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि सरकार वो सारे वादे पूरे करेगी जो चुनाव के दौरान जनता से किए गए। इसके बाद आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो उस वक्त का है जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली लौट रहे थे। नीतीश कुमार मोदी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे और मोदी जब प्लेन की तरफ बढ़े तो नीतीश कुमार ने झुककर मोदी के पैर छूने की कोशिश की। आरजेडी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। नीतीश कुमार ने कोई पहली बार मोदी के पैर छूने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार मोदी से उम्र में छोटे हैं। अगर नीतीश ने सम्मान दिखाने के लिए खास मौके पर मोदी के पैर छूने का प्रयास किया भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोट करने की बात यह है कि नीतीश ने जब पैर छूने की कोशिश की तो मोदी ने उन्हें रोककर उनका अभिवादन किया। पटना के गांधी मैदान में जिस समय नीतीश का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर उपवास कर रहे थे। बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रायश्चित के तौर पर उपवास का फैसला किया था। आज पश्चिमी चंपारण के भिथरवा स्थित गांधी आश्रम में सुबह 11 बजे से प्रशांत किशोर एक दिन के मौन उपवास पर बैठे हुए थे। उनके साथ जन स्वराज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, रितेश पांडे समेत पार्टी के कई पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे। जन स्वराज के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में नए सिरे से शुरुआत करेगी। उनकी पार्टी गांधी जी के विचारों पर चलती है, इसीलिए किसी भी नई कोशिश से पहले उपवास के जरिए आत्मशुद्धि की जा रही है। जन स्वराज गांधी जी का सिर्फ फोटो लेकर नहीं चलता है, हम लोग उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। और गांधी जी ने कहा है कि जब भी आप कोई नया प्रयास फिर से शुरू करें तो आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर से बिहार को सुधारने की जिद में लग गए हैं। तो आज उस नई शुरुआत का दिन है, तो इसीलिए आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। तो इसीलिए ये मौन उपवास किया जा रहा है ताकि उनके कानों तक ये गूंज जाए कि भाई आपने जिस वादा के नाम पर कि भैया हर महिला को 2 लाख रुपए मिलेगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर जिले में रोजगार होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे की गूंज इस मौन व्रत के थ्रू उन तक पहुंचे। अगले 5 साल आप देखेंगे कि जन स्वराज इसी तरीके से जमीन पर रहेगा और सलाह का समय खत्म, अब बिहार में संघर्ष का समय शुरू हो गया है। वैसे तो प्रशांत किशोर को प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है और प्रशांत किशोर तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मोटी बात यह है कि प्रशांत किशोर को यह सोचना चाहिए कि चुनाव लड़वाना ठीक है या चुनाव लड़ना। हो सकता है प्रशांत किशोर ने आज इस सवाल पर भी आत्ममंथन किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और गवर्नर की तरफ से विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा पर
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब दिया। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि गवर्नर्स के पास विधानसभा से भेजे गए विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर नहीं है लेकिन कोर्ट इसके लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। यह मामला तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने स्टालिन सरकार के एक बिल को रोके रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और उन्हें सरकार की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने में कोई फैसला करके राष्ट्रपति को भेजना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प हैं। पहला यह कि वो बिल को मंजूरी दे दे, दूसरा विकल्प यह कि सरकार को विधेयक पर फिर से विचार करने के लिए कहें, और तीसरा विकल्प यह है कि बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजें। राज्यपाल अपने विवेक से इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के विवेक की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। किसी विधेयक को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट सीमित निर्देश ही दे सकता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय करना सही नहीं है। राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि राज्यपाल विधेयक को कानून बनाने के बीच सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उनके विवेक पर निर्भर हैं। किसी विधेयक पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है। गवर्नर्स के फैसलों से विधानसभा से विधेयकों को लटकाने पर कई राज्यों में विवाद हो रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज सारी स्थिति साफ कर दी और उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस मुद्दे पर आगे कोई सियासत नहीं होगी। देश में साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपने अक्सर सुना होगा कि साइबर ठग पुलिस अफसर बनकर या फिर कस्टम्स, विजिलेंस या ईडी के अफसर बनकर लोगों को डराते हैं। ईडी की तरफ से कोई फर्जी नोटिस का समन भेज दिया जाता है और ये समन लगता बिल्कुल असली है। ऐसा समन देखकर लोग डर जाते हैं, ठगों के जाल में फंसते हैं और फिर इन्हें डिजिटली अरेस्ट करके इनसे लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो जाती है। ठगों की इस मॉडस ऑपरेंडी में सबसे बड़ा रोल समन और नोटिस का ही होता है। अब क्योंकि ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को ईडी के अफसर बनकर ही ठगा जाता है। आज लोगों को जागरूक करने, ठगों से उन्हें सतर्क करने और असली नकली का फर्क करने के लिए ईडी ने एक तरीका निकाला। ईडी की तरफ से आज ये बताया गया कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाने वाले सारे नोटिस और समन सिस्टम से जारी किए जाते हैं। अब हर समन और नोटिस में एक क्यूआर कोड होगा। इसके अलावा एक पासकोड भी दिया जाएगा। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति यह पता कर सकता है कि यह समन असली है या फर्जी है और इसे चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है समन या लीगल नोटिस पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए या आपको ईडी की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। वहां आप समन पर दिया पासकोड डालिए और अगर यह सही है तो समन पर इसे जारी करने वाले अफसर के दस्तखत, मुहर, ईमेल,
फोन नंबर सब आपको दिख जाएगा। आप ईडी की वेबसाइट enforcementdirectorate.gov.in पर जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइट पर जाकर वेरीफाई और समन्स वाले बटन पर क्लिक करना होगा। पास कोड डालते ही असली समन की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको मिला नोटिस या समन फर्जी है तो इसकी जानकारी आप फिर ईडी को दीजिए। इसके लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर को ईडी ने नियुक्त भी किया है। अब आपको कोई ईडी का अफसर अगर समन दिखाए तो डरिए मत। सबसे पहले समन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सारी हकीकत अपने आप आपके सामने आ जाएगी। समन अगर फर्जी है तो तुरंत ईडी को इसके बारे में ऑफिशियली वेबसाइट पर जानकारी दें या फिर साइबर ठगी के मामलों की जानकारी के लिए बनी हेल्पलाइन 1930 पर फोन करें। और आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की यात्रा पर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। जोहानिसबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। बिहार में कल महिला रोजगार योजना की नवी किश्त जारी होगी। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट SIR को टालने की केरल सरकार की पिटीशन पर सुनवाई करेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कल व्हाइट हाउस में अपने कट्टर विरोधी न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी से मिलेंगे। आज की बात में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।